हर साल पूरे देश भर में ट्यूबरकुलोसिस टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन विश्व भर में टीबी से जितने भी मरीज हैं उनको जागरूक किया जाता है और इसके लिए जो अभियान है वो चलाया जाता है। कई सारे अभियान जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। टीबी संक्रमण बीमारी से बचने के लिए भारत में तेजी से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में विश्व टीबी दिवस से पहले एम्स के डॉक्टरों के द्वारा एक प्रेस वार्ता करी गई जिसमें टीबी के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में टीबी के बारे में बताया गया कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो टीबी बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों में होता है जैसे प्लम्बी टीबी कहते हैं। डॉक्टर ने हाल फिलहाल में बढ़ते टीबी के मामलों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिल्ली में टीबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एम्स में आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जाए। इसी को लेकर ये पूरी प्रेस वार्ता करी गई। क्या कहा डॉक्टरों ने वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो इलाज को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर हैं वो चिंतित हैं क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं और खास तौर पर डॉक्टरों ने चौंकाने वाला खुलासा बताया है कि अगर महिला को समय से पीरियड्स ना आए तो उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अक्सर कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान टीबी बीमारी होती है, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे की परवाह करते हुए कई महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान टीबी की दवाओं से परहेज करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी की दवाइयाँ लेने से बच्चे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि दवाइयाँ ना लेने से महिला और बच्चों को आने वाले समय में समस्या हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि अक्सर टीबी के मरीज जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो वो ये समझकर दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी भूल मरीज उस वक्त करता है जब कुछ समय बाद वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। बाद में उनकी दवाइयाँ लगातार बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि टीबी संक्रमित मरीजों को जब तक दवाई लेनी चाहिए, जब तक डॉक्टर उन्हें दवा देने से मना ना करें और दवाइयाँ लगातार लेनी चाहिए। आरसू न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। बदल सकता है, इसीलिए इनिशियली जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको वो प्रॉपर तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनमें से कुछ लोगों को ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है। दैट इज़ वन। दूसरा आई थिंक और भी तरीके हैं, जैसे हमने बोला 1-2 साल में कोशिश हो रही है ट्रीटमेंट ये टीबी को कम किया जाए। रिसर्च चल रहा है, एम्स में भी रिसर्च चल रहा है और जगह भी चल रहा है कि हम और नया क्या कर सकते हैं। ऐड ऑन ट्रीटमेंट की दवाइयाँ इसमें ऐड करके हम कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाएं। वैक्सीन्स का क्या रोल है, वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं। कैसे हम पेशेंट्स के जो घरेलू जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या हम कोई वैक्सीन दे के बचा सकते हैं कि उनको टीबी ना हो, क्योंकि जो जिनको टीबी फैमिली में है उसके वजह से फैमिली के बाकी लोगों को होने के चांसेस होते हैं, तो क्या उनको बचा सकते हैं। तो ये रिसर्च चल रहा है। तो इस तरह की काफ़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, हो सकता है धीरे धीरे हमको उसके बारे में भी पता चलेगा। थोड़ा मैं आपको टीबी वैक्सीन के बारे में और बताना चाहूँगी। तो अभी हमारा एक देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि टीबी का बर्डन जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। तो जो टीबी प्रेवलेंस सर्वे ICMR ने 2022 में पब्लिश किया, उसमें ये पाया गया कि पूरी कंट्री में 514 मरीज़ों को 1 लाख में टीबी की बीमारी है। और टीबी की बीमारी उन्हें ऐसे भी मरीज़ हैं जिन्हें पता ही नहीं। दिल्ली के शहर में 700 से ऊपर, 1 लाख में से 700 से ज़्यादा मरीज़ों को टीबी की बीमारी है, जो पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मिला के इतना ज़्यादा नंबर है। और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें टीबी की बीमारी कम है, लाइक गुजरात में कम है, केरला में कम है, बट दिल्ली का शहर जो हम जहाँ हैं और हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम टीबी मरीज़ों की मदद करें, वहाँ टीबी की बीमारी ज़्यादा है। और रीज़न इसका प्राइमरीली ये है कि जो मरीज़ है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाता। वो अपने सिम्टम्स, ये भी प्रेवलेंस सर्वे में पब्लिश हुआ कि मरीज़ अपने सिम्टम्स को इग्नोर करता है क्योंकि इसके सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन से मिलते जुलते हैं। तो जैसे हल्की खांसी रही, हल्का बुखार रहा, वेट लॉस रहा, तो मरीज़ सोचेगा कि ये मेरे वायरल इन्फेक्शन की वजह से है और इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देगा। बट ये जानना मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि टीबी की बीमारी बहुत सिंपल बहुत ही ऐसे लक्षणों से प्रेजेंट करेगी कि हल्का बुखार, हल्की खांसी, धीरे धीरे वेट गिरना। ये नहीं कि आपका हफ्ते में 5 किलो गिरा, ओवर 2-3 महीने में धीरे धीरे वजन गिरेगा तो मरीज़ सोचेगा ऐसे ही हो रहा है, कुछ नहीं है। ऐसे सिम्टम्स को मरीज़ को इग्नोर नहीं करना। तो यही मरीज़ जो हैं हमारे सिटी में या कंट्री में, अगर उन्हें डिज़ीज़ है और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें बीमारी है, वो अनजाने में ही टीबी की बीमारी जो है उनके फेफड़ों से कम्युनिटी मतलब हवा में आ जाती है। और जैसे मैंने पहली डिस्कशन में भी बताया, ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो ना कोई भी इससे बचा हुआ है, ना अमीर बचा है, ना गरीब बचा है। तो यह सिम्टम्स जब भी आए मरीज़ को,
उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए, अपने को डायग्नोस कराएं, इन्वेस्टिगेट कराएं और ठीक दवा लें, पूरे समय तक दवा लें। डायग्नोसिस इसका बहुत सरल है, हमारे पास बहुत एफिशिएंट टेक्निक्स हैं, बस मरीज़ को डॉक्टर के पास आना है। हमारे तरफ से बहुत मेजर एफर्ट इसमें भी हो रहा है कि हम एक्टिव केस फाइंडिंग करें। हम स्लम्स में जाके एक्टिव केस फाइंडिंग भी कर रहे हैं और मैंने आपको जैसे न्यूट्रिशन पे स्ट्रेस पहले दिया, न्यूट्रिशन भी उनको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये मरीज़ के लिए खुद जानना ज़रूरी है कि अगर उसे टीबी की बीमारी है, उसके द्वारा वो अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को भी स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि शुरू में भी हमने बात करी कि क्राउडेड कंडीशंस में, जहाँ छोटी जगह में पूरा परिवार बंद कमरे में रह रहा है, एक मरीज़ को अगर बीमारी है, उसके परिवार वालों को भी अनजाने में बीमारी फैल जाएगी। उस मरीज़ को खुद ही नहीं पता उसे बीमारी है, वो दूसरों को भी फैला देगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सिस्टम में आए और जो मरीज़ है उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, भी हम सजेस्ट करते हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करें कि बीमारी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को भी तो नहीं हो गई। ये पूरा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में पूरा सिस्टमैटिकली ये रिकमेंड किया गया कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को भी हम स्क्रीन करते हैं। छोटे बच्चों को हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, छोटे बच्चों को, 6 साल से कम बच्चों को। PL-HIV में भी जो जिन लोगों को HIV है उनमें भी हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि उनकी टीबी अगर इन्फेक्शन स्टेज पे है तो वो डिजीज़ स्टेज पे ना पहुँचे। तो इसमें बहुत मेजर एफर्ट हो रहा है, पर अगर मरीज़ खुद से अगर हेल्थ सिस्टम में आएंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। और टीबी, हमारा बेसिक पर्पज़ है कि हम टीबी ट्रांसमिशन इन द कम्युनिटी रोकें। ट्रांसमिशन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टीबी मरीज़ को जल्दी डायग्नोस करें, जल्दी ट्रीट करें। विद इन 2 वीक्स वो जो है अपना बैक्टीरिया स्प्रेड करना रोक देगा, पर उसका इलाज जितने दिन का रिकमेंडेड है, 6 महीने का, या जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में डॉक्टर साहब ने बोला कि 9 महीने, या कभी न्यूरोलॉजिकल टीबी में 1.5 साल तक भी देना पड़ सकता है। तो इलाज अपना पूरा कंप्लीट कराए, नहीं तो वो खुद भी बीमार, उनकी बीमारी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, MDR टीबी बन सकती है और अपने प्रियजनों को या बाहर भी बीमारी फैल सकती है। तो ये वाले मैसेजेस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। सारे डॉक्टर्स अपनी तरफ से, आपने जैसे आपसे शेयर करा, कितने डॉक्टर्स भी एक्सपोज हो जाते हैं OPDs में, ऑपरेशन थिएटर्स में, बट फिर भी हमारा एफर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जितने मरीज़ हमारे पास आए हम उनकी सेवा करें, जितने मरीज़ों तक हम खुद पहुंच सकते हैं हम वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैसेजेस मेनली यही हैं कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। डायबिटिक्स, बड़ी उम्र वाले लोग, स्मोकर्स, अल्कोहलिक, मैलनरिश्ड, ये 5 ग्रुप्स में प्रेवलेंस सर्वे में दिखाया गया बीमारी ज़्यादा है। तो ये लोग अपनी स्क्रीनिंग साल में एक बार ज़रूर करा लें। पहले तो स्मोकिंग, अल्कोहल से अगर बचें तो सबसे बढ़िया है, उनमें टीबी ज़्यादा हो ही सकता है और भी एलिमेंट्स बढ़ सकती हैं। मैलनरिश लोग और ओल्ड एज और डायबिटिक्स अपनी एनुअल स्क्रीनिंग कराएं, ताकि अगर उनमें टीबी रहे और उनको सिम्टम्स की पता ना हो, सब क्लिनिकल स्टेज में टीबी रहे, उनका डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। जी। ओके, क्योंकि मैं गायनी का डॉक्टर हूँ, तो हम अक्सर जो टीबी के पेशेंट्स हैं जिनको उसके कारण से इनफर्टिलिटी हो गया है, ऐसे पेशेंट देखते हैं। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में 10% ट्यूबरक्लोसिस, 10% इनफर्टिलिटी के पेशेंट जो हैं वो टीबी से होते हैं। दैट मीन यदि 100 पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के हैं, उनमें से 10 या 12 को टीबी के कारण से उनको होगा। तो इसलिए मैं सभी डॉक्टरों से और भाई बहनों से ये आग्रह करता हूँ कि यदि उनको इनफर्टिलिटी है या उनको पीरियड कम आ रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको टीबी का सोचना ज़रूर चाहिए। और यदि उनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी रही हो, उनको अपने अंदर या उनके माँ बाप में, घर में से किसी को हो, तो उससे है। नॉर्मली क्या होता है कि पहले छाती की टीबी होती है और उससे ही फिर जेनिटल टीबी होता है। तो उस केस में यूजुअली औरतों को मतलब माहवारी कम आना शुरू हो जाता है और कई बार उनका वजन भी कम होता है, थोड़ी बहुत भूख भी कम लगती है, पर ज़रूरी नहीं वो सिम्टम हो। पर माहवारी कम होना, माहवारी का ना आना और उनको बच्चा ना होना, तो ये एक लक्षण है जो ट्यूबरक्लोसिस के कारण से इनफर्टिलिटी हो सकता है। सर, देखा है कि काफ़ी महिलाओं को ज़्यादा टीबी हो रहा है, आखिर कारण क्या? हाँ, एक तो महिलाओं को जो छाती का टीबी महिलाओं को ज़्यादा होता है, उसका कारण यही है कि कई बार वो उनको जैसे गरीबी के कारण से खाना उनको कम मिलता है, फिर वो कई बार एक छोटे घर में ही जैसे अंदर ही रहते हैं, उनको बाहर हवा का एक्सपोजर कम होता है। कई बार जैसे छोटे घर में बहुत लोग रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग से, पॉवर्टी से, फिर उसको खाना भी वो बचा कुचा लास्ट में खाती है, तो वो कारण हो सकता है कि उनको टीबी ज़्यादा हो। और नंबर 2 ये है कि भी फिर उसके कारण से उनको जैसे जेनिटल टीबी भी हो सकता है और उसके कारण से उनको इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन का खतरा हो जाता है। अच्छा सर, कोई महिला अगर डिलीवरी है और डिलीवरी के समय उसको टीबी का पता चलता है, क्या उस बच्चे को भी अफेक्ट हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। यदि किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी में टीबी है, जैसे वो आमतौर पर छाती की टीबी होती है बट कोई और टीबी भी हो सकती है, तो अक्सर ऐसे लेडीज़ उनको लगता है कि यदि उसको प्रेगनेंसी है तो बच्चे को टीबी की दवाई नुकसान
मना कर दे, वो टीबी की दवाई बंद कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो टीबी की दवाइयाँ हैं, स्पेशली ड्रग सेंसिटिव टीबी की जो चारों दवाइयाँ हैं, वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। तो चाहे प्रेगनेंसी का कोई भी महीना हो, उसको टीबी की दवाइयाँ ज़रूर लेनी है। टीबी की दवाइयों ना लेने से नुकसान है, लेने से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा उसको फ़ायदा है। और नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं, यदि हम उसको टीबी का इलाज प्रेगनेंसी में ना करें तो प्रेगनेंसी एबॉर्शन होने का खतरा हो सकता है, बच्चे के अंदर प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है, बच्चे की डेथ तक का भी खतरा हो सकता है। और जब बच्चा बाद में पैदा होगा, यदि माँ को ओपन टीबी है, बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चे को भी उसे टीबी लगने का पूरा खतरा होता है। मतलब अंदर से भी पास ऑन हो सकता है और होने के बाद भी बच्चे को टीबी लगने का खतरा है। तो इनफैक्ट इस औरत को तो और ज़्यादा हमें इलाज उसका करना चाहिए, ताकि उसका बिल्कुल टीबी ठीक हो जाए जब बच्चा हो तो, और वो उसके सांस में कोई टीबी के बैक्टीरिया ना हो। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में ऐसी दूध पिलाने के वक्त में उसका टीबी की दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे को टीबी ना लगे। और ओनली थिंग है कि यदि मदर को एमडीआर टीबी है, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, वो दवाइयाँ बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो उसका इलाज फिर किसी डॉक्टर से समझ के ही इलाज किया जाए। उसमें हम कुछ दवाइयाँ हैं जो एमडीआर की हैं जो दे सकते हैं, तो नहीं तो हम वैसे एडवाइस करते हैं कि जो एमडीआर यदि किसी को है उस टाइम वो प्रेगनेंसी ना करें। देखिए, टीवी जो है हमें 2025 तक एलिमिनेट करने का जो हमने लक्ष्य रखा है, उसमें बहुत ज़रूरी है पब्लिक पार्टिसिपेशन का। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम पब्लिक के बीच ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि भाई टीवी एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर बीमारी हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी अपनी परेशानियाँ है, दवाई लेना है, उसके चलते क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है। तो मामूली से जो तरीके हैं जो हम बार बार कहते हैं, जैसे कोविड के समय हमने बार बार कहा कि मास्क पहनना, कफ एटिक्वेट्स ठीक रखना, हैंड हाइजीन रखना, अगर बीमार है तो बाकियों से आइसोलेट करना, ये सारी चीज़ें टीवी में भी लागू है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। जब तक हम इस बीमारी को फैलने से नहीं रोकेंगे तब तक इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब तक नए केसेस हमारे समाज में घूम रहे हैं जो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उस साइकिल को हम ब्रेक न करें तब तक हम इस टीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो स्पेशली पल्मोनरी टीबी के जो लक्षण हैं, चाहे खांसी होना, लंबी खांसी होना 2 से 3 हफ्ते तक, या फिर बुखार होना, या फिर बलगम के साथ खून आना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, नियरेस्ट डॉट सेंटर पे जाइए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे आप इस बीमारी को शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं और बाकियों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। सर, लगातार एम्स अवेयरनेस कर रहे हैं टीबी को लेकर, आखिर मरीज कम नहीं हो रहे हैं, कारण क्या? देखिए, जो इंडिया में पॉपुलेशन है और कई बार हम लापरवाही करते हैं कि ठीक है मुझे तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती, ये सोच जो है, ये बीमारी किसी भी स्ट्रेटा को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो ये सोचना कि ये बीमारी मुझे हो ही नहीं सकती इसलिए हम लापरवाही करते हैं और वहीं पर हम फंस जाते हैं, वहीं पे हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है हमें बीमारी ना हो, लेकिन हम इन्फेक्टेड हैं तो दूसरों को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। मोस्टली वो अपने घर के कोई क्लोज मेंबर होता है, वर्क प्लेस पे आपका कोई क्लोज कलीग होगा, तो वैसे में आप जो है इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो लोगों के अंदर है कि मुझे तो ये हो ही नहीं सकता, ये एटीट्यूड जो है, और प्रिकॉशन नहीं लेते हैं या अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उस एटीट्यूड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी टीबी रिलेटेड लक्षण हो, जो हर जगह आप देखेंगे कि पब्लिक स्पेस पे कई जगह सिम्टम्स के बारे में मेंशन किया होता है, उन सब में से कोई भी सिम्टम हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह लें और अपना इलाज करवाएं। देखिए, 2 प्रमुख उद्देश्य था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पहला तो पब्लिक को समझाना कि टीबी के प्रति पूरी सावधानी बरतें, और दूसरा ये समझाना कि ये समय रहते ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है इसको, और समय रहते ट्रीट किया जाएगा तो पूरी तरह ट्रीट हो जाता है। और तीसरा जो उद्देश्य था वो ये कि ट्रीटमेंट पूरा करना। इसमें प्रायः देखा जाता है कि मरीज़ जो है जैसे ठीक होने लगते हैं तो पूरे समय तक इलाज करते नहीं, वो भाग लेते हैं बीच में कि अब ठीक हो गया, चलिए छोड़ दीजिए दवा। तो ये चीज़ को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि अगर चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस है या अन्य भाग का ट्यूबरकुलोसिस है तो जो एक ड्यूरेशन निर्धारित है पूरा फॉलो करें। ब्रेन का है तो 1.5 साल तक दवा देनी पड़ती है, ये मैंने पहले भी बताया। 1.5 साल तक दवा आवश्यक है। आप नहीं देंगे 1.5 साल तक दवा तो फैल जाएगा या नहीं ठीक होगा, और फिर ब्रेन का एरियाज डैमेज होंगे तो वैसे लक्षण बचे रह जाएंगे। किसी में पैरालिसिस हो जाती है, किसी में पता चलेगा कि वो अंधे हो गए, किसी में पता चलेगा पैर खराब हो गया। तो ये ज़रूरी है कि जो है पूरा ट्रीटमेंट और समय रहते ट्रीटमेंट करें।
सर जिस तरीके से आपने कहा 1.5 साल नीरो में और जैसे छाती में होते हैं 6 महीने, हाँ हाँ 9 महीने जी। ये ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, वो मैंने उस समय बताया था कि ब्रेन जो है काफ़ी झिल्लियों के अंदर बंद रहता है, तो दवा पहुंचती है, इतनी दवा देंगे तो इतनी पहुंचती है, आप समझ गए। तो ट्रीटमेंट के लिए एक दवा का लेवल की आवश्यकता होती है, जो लेवल वहाँ पूरा बनता नहीं है। यानी कि हम हैवी डोज में अगर दवा देंगे तो क्या होगा, दवा का साइड इफेक्ट आने लगेगा। तो दवा हमें एक फिक्स डोज में ही दे पाते हैं, जो डोज मैक्सिमम है दे देते हैं, लेकिन ब्रेन में चूंकि कम पहुंचती है इसलिए लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट जो कि अन्य भागों में तुरंत पहुंच जाती है, पूरी डोज में पहुंचती है, तो लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रेन में चूंकि कम मात्रा में डोज पहुँचती है, इसलिए हमें लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक देना पड़ता है, और दवाएँ भी ज़्यादा देनी पड़ती हैं। दोनों ही बात मैंने कैसे बताया। पहचान होती है इस पर टीबी का? अब वो लक्षणों से पता चलता है, ब्रेन संबंधित लक्षण आते हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख लक्षण है सर दर्द होना, आंखों की रोशनी में कमी आ जाना, उल्टी होने लगना, और मिर्गी जैसा दौरे पड़ने लगना, या कभी कभी एक साइड पैरालाइज हो जाना। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो किसी का यूरिन फंस जाता है, किसी के पैर खराब हो जाता है, किसी का हाथ पैर दोनों ही खराब हो जाता है। तो ये सब लक्षण है जिससे हमें पहचान में आता है। और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ रज्जु के होता है, तो कभी कभी जो है वहाँ पीछे पेन होने लगता है बैक में, कभी कभी वहाँ पे जब वर्टिब्रा भी डैमेज हो गया तो डिफॉर्मिटी, पीछे शेप अलग दिखने लगता है। तो ये सब पहचान है, तरीका पहचानने का। लेकिन जो मरीज को समझ में आता है, या तो पेन समझ में आता है, या सरदर्द समझ में आता है, या उल्टी समझ में आती है, या दौरा पड़ गया समझ में आती है, तो ये सब तकलीफें आएंगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसका समझ में इलाज किया जाएगा। जो मरीज आते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर? दो ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लक्षण हम लोग बार बार बता रहे हैं, इन लक्षणों को नज़र आते ही आप उपयुक्त चिकित्सक से संपर्क करें, फिर वो आपको गाइड कर देंगे। उपयुक्त चिकित्सक का अर्थ है कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा इलाज होता हो, जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का इलाज होता हो, ऐसी जगहों पे जाएं। अब मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादातर अस्पतालों में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज होता है। मरीजों की तरफ से जो मैं संदेश देना चाहूँगा कि दवा पूरा करिए, क्योंकि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अगर बनेगा तो उसका ट्रीटमेंट उन्हीं दवाओं से फिर नहीं होगा, फिर सेकेंड लाइन दवाएं देनी पड़ती हैं, जो कि बड़ी मुश्किल पड़ती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, महंगी भी होती हैं।